अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। वेलकम बैक टू योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और अगेन कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करते रहिएगा। अच्छा, एक बात ये है कि मेरे से गलती से 2 वीडियोस अपलोड हो गई थी यूट्यूब चैनल पे, और जिसकी वजह से मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई। तो कॉपीराइट स्ट्राइक आने की वजह से चैनल की जो रीच है वो कम हो गई है, ऑल्दो कि मैंने वो वीडियोस डिलीट कर दी हैं। तो आप प्लीज़ जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो काइंडली सब्सक्राइब करना ना करना उसकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन लाइक ज़रूर कर दे वीडियो को। इससे ये होगा कि हमारी जो रीच है वो थोड़ी बेहतर हो जाएगी पहले से। तो काइंडली इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। और आज जो हम जिस वीडियो के बारे में बात करने लगे हैं, इट इज़ अगेन एक कैटेगरी है स्टील की जिसे हम आज जानने की कोशिश करेंगे, और वो है हमारे पास क्रोमियम वनेडियम स्टील। अब जो क्रोमियम वनेडियम स्टील है, इससे जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताता रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा स्टैंडर्ड्स हैं स्टील को मैयर करने के। तो उसमें हमारे पास AISI स्टैंडर्ड्स भी आते थे, जापानीज़ के अपने स्टैंडर्ड्स हैं, इंडिया का ISO अपना स्टैंडर्ड है, इसके अलावा रशियन स्टैंडर्ड्स उनके अपने हैं, जर्मन्स के अपने स्टैंडर्ड्स हैं। लेकिन जो इंजीनियरिंग में और ऑटोमोटिव पार्ट्स में और एरोस्पेस पार्ट में, यानी कि गाड़ियाँ बनाने के लिए कंस्ट्रक्शनल स्टील जो होता है वो, और जिसमें हमारे पास आ जाते हैं आपका ऑटोमोटिव का स्टील जो डिफरेंट किस्म के ट्रक्स बनाने में, गाड़ियाँ बनाने में और एरोस्पेस के जो जहाज़ वगैरह बनाने में स्टील इस्तेमाल होता है, उसे SAE स्टैंडर्ड्स पे जज किया जाता है, जिसे हम सोसाइटी फॉर ऑटोमोटिव इंजीनियर्स बोलते हैं। तो वो बेसिकली उसकी अपनी नंबरिंग होती है और वो अपनी खसूसियात का हामिल होता है। वैसे ये कोई बाइंडिंग चीज़ नहीं होती। आपको पता होगा कि अगर आपके पास स्टील आ गया तो आप उससे कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन जो ये कैटेगरी के स्टील होते हैं ये आमतौर पर नाइफ़ बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते थे, क्योंकि नाइफ़ बनाने के लिए हमेशा सस्ता स्टील इस्तेमाल किया जाता था, जबकि ये इंतहाई हाई परफॉर्मेंस स्टील हैं और ये बहुत महंगे नाइफ़ बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसा कि इसके नाम में आपको इसको आमतौर पे CRV बोलते हैं। आपने मे बी जब इंटरनेशनल लेवल की वीडियोस देखी होंगी तो वो बोलते हैं कि ATCRV2 का नाइफ है। ATCRV2 बिल्कुल क्रोमियम वनेडियम स्टील की कैटेगरी है, उस पर भी वीडियो आ जाएगी। और इस वीडियो से आपको एक और चीज़ जज हो जानी चाहिए कि हम बेसिकली अपना जो ये फजूल किस्म का एक हमारा यहाँ पे रेटरिक फैलाया गया है पाकिस्तान में इस चीज़ के बारे में कि जी J2 से अच्छा स्टील कोई नहीं है। भाई इंटरनेशनल में तो J2 लिखते ही नहीं है किसी खाते में। और आपको ये जान के थोड़ा मेरी बात शायद कड़वी भी लगे कि स्टेनलेस स्टील की तो छुरियाँ शायद बनाते ही हों, 304 SS की छुरियाँ आती हों, अभी भी इंटरनेशनल ब्रांड्स बनाते हैं, J2 की छुरी नहीं बनाते, क्योंकि J2 इनहेरेंटली वेट होता है काफ़ी उसका। तो पाकिस्तान में चूंकि बहुत भरमार है मार्केट में, हर कोई तारीफें J2 को ख़ास स्टील नहीं है। मैंने ये बात J2 की वीडियो में बताई थी। अलबत्ता राहत ने छुरी टेम्पर वगैरह अच्छी की क्योंकि उसका प्रोसेस अच्छा था, तो मैंने तब भी उसकी तारीफ़ की कि इनिशियल एज अ फर्स्ट स्टेप अगर आप एक अच्छी छुरी लेना चाहते हैं तो आपको ये छुरी ठीक लगेगी। आप इससे काम चला सकते हैं, लेकिन बहरहाल काम ही चला सकते हैं, वो कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी का स्टील नहीं है। और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ के स्टील मार्केट में अवेलेबल हैं, ख़ास करके इंटरनेशनल ब्रांड्स में आपको बहुत महंगे स्टील मिल जाएंगे। तो जो हमारा हमने चूंकि D2 स्टील से जो इसके अलावा हमारे पास 12CR 27 जो एक्सीलेंट कटलरी वाले यूज़ कर रहे हैं, उन वो J2 से बेहतर है स्टील कैटेगरी वाइज। इसके अलावा D2 उससे भी बहुत बेहतर है स्टील। बल्कि J2 को मैंने आपको कहा था कि जो महंगे स्टील आते हैं दुनिया में उसका फर्स्ट स्टेप D2 स्टील है। D2 इज़ अ वेरी गुड स्टील। अब जो है उससे भी ऊपर हम जा रहे हैं, विच इज़ CRV कैटेगरी। CRV कैटेगरी इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा ब्लेड्स में इस्तेमाल होती है, चाहे वो पॉकेट नाइफ बनाने के लिए हो, हंटिंग नाइफ बनाने के लिए हो, या छुरियाँ बनाने के लिए हो। और जापानीज जो खास हैं इस काम में, बैगी छुरियाँ बना के बेच रहे बे, उनके लिए बहुत प्रोसेस पहले लंबा था स्टील बनाने का, जिसे हम टामाहागाने स्टील बोलते हैं। रीइंफोर्स स्टील होता है, उस पर एक वीडियो अलहदा लेके आऊँगा जो उनका ट्रेडिशनल स्टील था। जब यहाँ पे
हमारी लोकल मार्केट में पटे की छुरियाँ बन रही थी, उससे कई हज़ार साल पहले वहाँ पे रीइंफोर्स स्टील की छुरियाँ होती थी। इसलिए जापानीज स्टील जो है वो रीइंफोर्स स्टील जो है बहुत महंगा है। लेकिन उसकी एक तो वो टाइम बहुत लेता है बनने में, क्योंकि वो बेसिकली अगर आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताऊं तो वो सैंड इकट्ठा करते हैं शोर से, यानी कि समुंदर के पास से जाके छानते हैं बाकायदा, वहाँ से मटेरियल लेते हैं, मैग्नेट से उसे चेक करते हैं, फिर उसे स्मेल्ट करते हैं, स्मेल्ट करके उसमें से अपने काम का मटेरियल निकालते हैं, फिर उसकी बार्स बनाते हैं, फिर उसकी रीस्टैकिंग करते हैं, उसकी रीइंफोर्समेंट करते हैं, और उसके बाद जाके कहीं एक चाकू बेसिक डिज़ाइन तैयार होता है। तो वो बहुत ज़्यादा टाइम ले जाता है, और इंटरनेशनल मार्केट में आपको टाइम बहुत कम मिलता है ऑर्डर बनाने के लिए। ऑन दी अदर हैंड वो एक तो प्रोसेस बहुत लंबा है, दूसरी बात ये कि वो स्टील जो है उसकी परफॉर्मेंस तो बहुत शानदार है हाई कार्बन होने की वजह से, क्योंकि उसमें एक एक स्टेप फॉलो किया जाता है, लेकिन उसकी क्रोजन रेजिस्टेंस कोई नहीं है, उसे जंग लगता है और बहुत ज़्यादा जंग लगता है उस स्टील को। और दूसरी बात, उसकी जो एज रिटेंशन है वो बड़ी कम है। एक टाइम के लिए अगर आपने छुरी तेज़ की तो वो बहुत तेज़ हो जाएगी उसकी धार, लेकिन बाद में विद टाइम अगर आपने छुरी रख दी है, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ईद के ईद कसाई बनते हैं, तो ईद के ईद कसाई बनाने के लिए वो छुरी नहीं है, उसका एज इतना ज़्यादा कायम नहीं रहता। अब जो जापानीज़ ने दूसरी चीज़ फॉलो की वो थी आपके पास सीआरवी स्टैंडर्ड की। इन्होंने उसको रिप्लेस किया, रिप्लेस तो नहीं कह सकते, एक अच्छा अल्टरनेटिव उसका निकाला सीआरवी स्टैंडर्ड। अब जो हाई कार्बन स्टील जो वो पहले बना रहे थे उसकी जो सारी खामियां थी वो इन्होंने सीआरवी स्टील में दूर कर दी। तो आज हम बात करनी शुरू करते हैं अब इसकी कंपोजिशन पे। तो जो सीआरवी स्टील है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एसएई स्टैंडर्ड्स पे आता है, और ये आपके बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, इंजीनियरिंग की और ऑटोमोबाइल की। दूसरी बात, इसे 6000 सीरीज़ का स्टील कहते हैं। अब 6 सीरीज़ का स्टील जो है विच मीन्स ये वनेडियम स्टील है, और इसको एक बहुत स्पेशल नेम भी दिया जाता है इंडस्ट्री में, विच इज़ बॉस ए। तो इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ये बॉस क्यों है, क्योंकि आपकी जो मैक्सिमम प्रोडक्शन है वो सीआरवी स्टील से की जाती है, क्योंकि आपकी जो गाड़ी है उसमें धूप सर्दी हर मौसम में चलना होता है। अब इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं, तो कंपोजिशन में सबसे पहले इसके अंदर कार्बन 0.5% है। आधा फीसद कार्बन का मतलब है कि इट्स अ हाई कार्बन स्टील। इसके अलावा इसके अंदर जो मैंगनीज है वो 0.7% से लेके 0.9% होती है। सिलिकॉन जो है वो इसके अंदर 0.3% होती है। क्रोमियम, जो कि बहुत सारे क्रोमियम स्टील्स, जो क्रोमियम सीरीज के स्टील आते हैं, स्टेनलेस स्टील जो होते हैं, उनके अंदर क्रोमियम 15-20% तक होती है, 17% का आम है। इसके अंदर क्रोमियम जो है वो 1% से थोड़ी सी ऊपर होती है, 1.25% के लगभग। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अंदर वनेडियम 2% डाली जाती है। अब जो क्रोमियम है वो इसको आपको पता है क्रोजन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, एक लेयर आ जाती है क्रोमियम की वजह से, जिसकी वजह से छुरी को आपकी को जंग नहीं लगता। इसके अलावा क्रोमियम की वजह से छुरी पे शाइन अच्छी आती है। वनेडियम की बात करें तो वनेडियम जो है वो उसको ग्रेन पिनर कहा जाता है, आम जो जुबान है इंजीनियरिंग की उसमें। अब ये करता क्या है, वनेडियम जो है इसके, जब आप मेटल को पिघला रहे होते हैं तो उसके अंदर जो ग्रेन्स हैं वो इनहेरेंटली बारीक कर देता है, जिसकी वजह से, जैसे मैंने आपको हार्डनेस वाली वीडियो में बताया था, कि अगर ग्रेन बड़े हों तो आपकी छुरी के ऊपर एज भी रिटेंशन नहीं होगी, एज रिटेंशन अच्छी नहीं होगी। दूसरी बात, उसकी हार्डनेस पे फ़र्क आ जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है स्टील अगर ग्रेन बारीक हो, और आपकी जो छुरी है उसका एज बहुत ज़्यादा देर चलता है, तो ये वनेडियम ये काम करती है। अब इसके अंदर जो कार्बन है ऑफ कोर्स उसकी वजह से इसके अंदर हार्डनेस आएगी, इनहेरेंटली स्टील की प्रॉपर्टी है। इसके अलावा मैंगनीज की वजह से इसमें टफनेस आएगी, टफ होगा स्टील, जल्दी टूटेगा नहीं। और जो सिलिकॉन है वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, सिलिकॉन ऑक्साइड बन जाएगा आपके यील्ड में, और आपकी जो छुरी के छुरी तो नहीं अभी बनी, अभी तो खैर लोहा ही पिघल रहा है, तो उसके अंदर जो आपका बेसिक रॉ मटेरियल है उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं घुस सकेगी, जिसकी वजह से इन लेयर जो आपका जंग है उसे नहीं लगेगा। अब बात करते हैं ये इस्तेमाल कहाँ पे होता है। तो मैंने आपको शुरू वाली तकरीर में बता दिया कि ये सबसे पहले इस्तेमाल होता है हमारी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में। ये नाइफ के लिए बनाया ही नहीं था गया, क्योंकि ये बहुत हार्ड स्टील है।
तो आपकी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में गाड़ियाँ बनाने के गाड़ियों के स्पेशल पार्ट्स जो हैं, इंजन के पार्ट्स, वो बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसकी टेम्परेचर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है स्टील की। ये हाई टेम्परेचर में भी परफेक्टली काम करता है और इसके नरम नहीं पड़ता हाई टेम्परेचर में। इसके अलावा ये इस्तेमाल होता है आपकी एरोस्पेस इंडस्ट्री में, जो मेन फ्रेम्स होते हैं जहाज़ों के जो खला में जाते हैं वो बनाने के लिए, क्योंकि जब ज़मीन के एटमॉस्फेयर से आप बाहर जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस का सामना होता है, जिसकी वजह से आपका जो टेम्परेचर है शटल का बहुत हाई हो जाता है, और उस हाई टेम्परेचर को आम स्टील जो है बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए उसे क्रोमियम वनेडियम स्टील का बनाया जाता है। और इसका सबसे अहम इस्तेमाल जो कि आपको इसकी पावर का एक नमूना पेश करेगा वो है इसका रे बार्स जिसकी बनाई जाती हैं सेस्मिक जोन्स में। सेस्मिक जोन्स वो इलाके होते हैं जहाँ पे ज़लज़ले बहुत ज़्यादा आते हैं, और वहाँ पे जब कंस्ट्रक्शन की जाती है, कोई हाई राइज बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, तो उनमें आम लोहा या आम जो सरिया है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि उसमें शॉक एब्जॉर्बेंट सरिया इस्तेमाल किया जाता है। तो वो जो शॉक एब्जॉर्बेंट सरिया है उसका जाल बना के, आपको पता है पिलर्स के अंदर कंक्रीट का डालने से पहले एक जाल बनाया जाता है, छतों पे भी एक जाल बनाया जाता है लोहे का, उसको रे बार बोलते हैं। रे बार डिफरेंट किस्म की हो सकती हैं, लेकिन वो हमारा आज का मकसद नहीं है पढ़ना। तो ये बता दूं कि जो ज़लज़ले जहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं वहाँ पे जो स्ट्रक्चर है बिल्डिंग का लोहे का वो आपका CRV स्टील का बनाया जाता है, क्रोमियम वनेडियम स्टील का बनाया जाता है। तो ये इसकी एक ओवरऑल थी। अब हमारे पास आगे जापानीज मेड इन जापान नाइफ पड़े हुए हैं। मेड इन जापान नाइफ पे मैं लेके आऊँगा 3-4 वीडियोस। उसकी रीज़न है कि इनमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं शेप के लिहाज से ही। अब आप देख रहे होंगे कि इनमें हर नाइफ की शेप जो है वो डिफरेंट है। इनमें आपके पास ग्यूटोज आते हैं, ये ग्यूटो है, ग्यूटो जिसे सादा जुबान में शेफ नाइफ कहा जाता है। शेफ नाइफ भी इसमें 2-3 कैटेगरीज हैं। एक का बैली ज़रा कम है, स्ट्रेट लेंथ ज़्यादा है, एक का बैली बड़ा है, थोड़ा सा चौड़ा है बैली इसका। और उसके बाद आपका बोंका आ जाता है। बोंका ये है, इसके अंदर टिप का डिफरेंस है। इसके अलावा बोंका जो ये एक ऑल पर्पज़ नाइफ है, ये जो 5 पड़े हुए हैं, ये आप इससे गोश्त काटें, सब्ज़ी काटेंगे, हर चीज़ काट सकते हैं। ये जो है ये ख़ास करके पोल्ट्री के लिए बनाया गया था, मुर्गी के लिए। अगेन इसके साथ आप मीट बहुत परफेक्शन के साथ काट सकते हैं, क्योंकि इसकी टिप के साथ डीबोनिंग भी बहुत अच्छी होती है। और जो लास्ट है हमारे पास वो पड़ा हुआ है जी ग्यूटो। ग्यूटो शेप बोलते हैं इसे। ये सब्ज़ी काटने के लिए इस्तेमाल होती है, और इसके अलावा भी आती हैं, नकीरी आती है, इसके अलावा पेरिंग नाइफ आते हैं जापान के। वो सब मेरे पास पड़े हुए हैं, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। आज आपको इसी का रिव्यू दे देते हैं कि ये कैसे काम करते हैं वनेडियम स्टील के नाइफ। और आपको ये भी बता दूं कि ये सारे नाइफ और मज़ीद भी जो नाइफ हैं ये ओरिजिनली मेड इन जापान है। 1 और 2 आर फॉर कोरिया, कोरिया के लिए बनाए गए हैं। प्रो शेफ कंपनी है कोरिया की, उसके लिए बनाए गए हैं, बट दे आर ऑल मेड इन जापान। और जापान के स्टैंडर्ड्स क्या हैं वो आपको दिखाते हैं। ये नाइफ है, ये देखें पेपर, ये क्रॉस सेक्शनल है, ये स्ट्रेट कटिंग है, और अगर मैं इधर से रख लूँ ये स्लाइसिंग है। अब आपको अक्सर वीडियोस में आपने लोगों को देखा होगा कि वो आपको सिर्फ क्रॉस सेक्शनल कटिंग करके दिखाते हैं, यानी कि ये पेपर पकड़ा, ऐसे नाइफ टेढ़ा रखा। अब नाइफ टेढ़ा रखने का बेनिफिट ये होता है कि इसको एरिया बहुत ज़्यादा मिल जाता है अंदर जाने के लिए। तो मैं इस टेस्ट को बुरा नहीं कह रहा, ये बहरहाल नाइफ की शार्पनेस के लिए टेस्ट होता है, लेकिन जो मैंने आपको दूसरे दिखाए हैं, जैसे मैंने 90 डिग्री पे आपको कटिंग करके दिखाई है। एक पेपर ले लेते हैं। अब पेपर श्रेडिंग मेरे पास बहुत ज़्यादा हो गई हैं इधर। तो ये देखें, ये मैंने पेपर पकड़ा, ये नाइफ अब ध्यान से करना है आपने। ये देखें, ये मैंने कोई जोर नहीं लगाया, इसे छोड़ा 90 डिग्री पे, क्योंकि आपने जब ज़िबा करना है ना स्पेशली जानवर, तो आपने लटा के ऐसे पकड़ के ऐसे नाइफ को लेके जाते हैं अंदर। तो आप ऐसे नहीं काटते उसे, ऐसे आप गोश्त वगैरह बनाते हैं, उसके लिए बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपकी जो परफेक्ट तकबीर के लिए नाइफ तैयार होनी चाहिए, वो जैसे मैंने दिखाया ऐसे पेपर पे रखा है, इसे खुद ही अंदर जाना चाहिए आगे की तरफ, क्योंकि आपके एज की वो डायरेक्शन है। तो ये है। और जो स्लाइसिंग होती है वो हमेशा 180 डिग्री पे होती है, क्योंकि आप स्लाइस इस तरह काटते हैं, जैसे सेब वगैरह काटें ना, तो इस तरह आप काटते हैं। ये देखें, ये भी
बम उसकी वजह से नज़र ही नहीं आएगा आपको, हाथ की वजह से। तो ये देखें एक पेपर है। अब आपको ऐसे देखें तो पेपर थोड़ा खींच लेते हैं, ये देखें ये स्लाइसिंग होती है। ये देखें ये थोड़ा सा हुआ, अब इसमें थोड़ा सा पुश करूँगा तो मेरी उंगली पे लग जाएगा, तो मैं इसे यहीं छोड़ रहा हूँ। खुद ही इसे काटना चाहिए नाइफ़ को, ये नाइफ़ के एक्सट्रीम शार्पनेस होने की निशानी है। और मेरे पास भी जो नाइफ़ पड़ी हुई हैं, बाकी भी मेरे पास जो पड़ी हुई हैं, वो इससे ऊपर शार्प नहीं हो सकती जिस लेवल पे ये नाइफ़ शार्प हुई है। और अब आपको इसकी कुछ और परफॉर्मेंस दिखाते हैं स्लाइसिंग की। अक्सर आपने देखा होगा ये इस तरह की बोतलें होती हैं तो वो इस तरह करके ऐसे मारते हैं, ऐसे क्रॉस सेक्शनल काटना आसान होता है। आप ऐसे रखें इधर ऐसे और ऐसे पुश करें तो ये आपकी नाइफ ऐसे अंदर जानी चाहिए आगे की तरफ, और एज आपका जो कट है वो भी क्लीन होना चाहिए। ये देखें कोई इसके अंदर वो जो साइड से निकलती है ना वो नहीं है, मैं इसके ऊपर उंगली फेर सकता हूँ, ये मुलायम कट किया है इसने सारा। और इस तरह रखें ऐसे और ऐसे पुश करें, ये देखें खुद ही नाइफ जो है नीचे जाएगा और बिल्कुल उसने सारा खोल के रख दिया इसे, ये टूट गया ही है। तो ये है जी इसके एज की परफॉर्मेंस। और बोतल काफ़ी हार्ड थी एंड से, लेकिन ये देखें इसके एज पे आपको कोई निशान नज़र आया हो तो मुझे बताइएगा। पॉलिश एज है और अभी तक उसकी अगर निशान होता तो पॉलिश ख़राब हो जानी थी वहाँ से। इसकी पॉलिश भी ख़राब नहीं हुई, मीन्स के इसके एज को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये है जी आज का CRV नाइफ़ का रिव्यू। आई होप कि आपको रिव्यू पसंद आया होगा। ये नाइफ़ सारी फॉर सेल हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको इन सारी नाइफ़ की प्राइस और इनकी अवेलेबिलिटी के बारे में बताऊंगा। कुछ जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिस्पांस बहुत अच्छा आया और मेरे काफ़ी नाइफ़ सेल हुए हैं। मेरी पहली ट्राई थी नाइफ़ बेचने की खुद तैयार करके, तो वो सक्सेसफुल रही है। और जो लोग नाइफ़ लेके गए हैं मैं उनका रिव्यू तो नहीं अभी करवा सकता, लेकिन कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे ग्राहक की वीडियो बनाना को इतना ज़्यादा पसंद नहीं है पर्सनली। और मैं खुद भी आपको पता है फेस नहीं दिखाया वीडियो में, क्योंकि मैं उसका कोई इतना शौकीन नहीं हूँ फेस दिखाने का। परफॉर्मेंस और आपको जो चीज़ मैं बेच रहा हूँ उसके दम पे दिखा रहा हूँ कि ये चीज़ मेरे पास अवेलेबल है। तो चलें वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।